नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रविवार वार्ता में अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। और आज मैं आपके साथ जिन्हें साझा कर रहा हूं, ये मेरे वो ट्रेजर हैं जिन्हें मैं आपके सामने लाने से पहले बहुत हिचक रहा था, क्योंकि अक्सर ये होता है ना, कहते हैं कि आपकी ताकत कहाँ छिपी है वो दिखाई नहीं जाती। लेकिन आज मैं आपके सामने अपनी ऊर्जा के पुंज को, अपने ऊर्जा के सोर्स को आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूं। आप हैं श्रीमान राकेश शर्मा जी, सीनियर आरएएस ऑफिसर हैं, और इन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने अब तक जो भी आपके सामने मुकाम देखे पाए, उनमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका है। मुझे सही राह दिखाने का, पथ से विचलित ना होने का, लाइफ में किस तरह से सही और गलत के फैसले करने हैं, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं सर कि आज आप हमारे मंच पे और हमारे साथियों के साथ आप उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अंकित, धन्यवाद। और सर, मैं ये सौभाग्य आपके साथ में साझा करते हुए, क्योंकि हमारा रविवार वार्ता जो सेशन होता है, हमने आपसे बातचीत करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मंगाए थे जी। और उन क्वेश्चंस के माध्यम से जो हमारे परिवारजन, जो अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर बैठे हुए दुनिया भर के जो छात्र हैं और भी बहुत सारे लोग वर्किंग क्लास के हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। उनके सवाल असल में मैं पूछूंगा आपसे, उन्होंने मुझे भेज दिए हैं। तो फिलहाल के लिए आपका स्वागत है सर, और दो शब्द आप भी अपनी तरफ से हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को सर प्लीज। धन्यवाद बहुत बहुत अंकित। ये सौभाग्य है कि आप ऐसा कह रहे हैं। बाकी मैं मानता हूं कि आपकी स्वयं की मेहनत इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप जिस मुकाम पे हैं और जिस गति से आप अपना मुकाम आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपकी स्वयं की मेहनत एक बहुत बड़ा है। कभी कभी जब कुछ आवश्यकता होती है तो आप राय मशवरा करते हैं, तो लेकिन आप स्वयं इतने परफेक्ट हैं कि मैं मानता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये बड़ों की निशानी होती है सर कि वो अपने मतलब बड़प्पन जो है ना, उसको क्रेडिट के रूप में कभी लेते नहीं हैं। लेकिन आप लोग अगर मुझे ये मानते हैं कि अंकित परिवार रियल में कुछ कर रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि अक्सर मैं आप लोगों से एक लाइन बोलता हूं, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो उसमें जो ये शब्द है ना, छोटों को प्यार दें, ये समझो कि मैंने इन्हीं से गेन किया है। उम्र में आप मुझसे यंग लगते हैं, लेकिन भाई साहब बड़े हैं, और ऐसी स्थिति में इन्होंने जो मुझे प्यार प्रेषित किया, वही मेरे लिए टैगलाइन बन गया। और मैं आप सबके साथ उसे आज मंच से साझा करता हूं कि आप अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं, क्योंकि हमारे जीवन काल में हम कई बार ये नजरअंदाज कर जाते हैं कि हमारे छोटे हमारे व्यवहार से कितना आहत होते हैं। अब ये छोटे शब्द बड़ा ही एक तरह से शब्द बुरा भी लगता है, लेकिन प्यार भरा भी लगता है। बुरा तब लगता है जब हम वर्ग को शामिल कर लेते हैं। छोटे का अर्थ छोटे व्यक्ति से लगा दिया, छोटी हाइट से लगा दिया। लेकिन जब शब्द के अंदर छोटा बोला जाए कि ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा छोटा बच्चा है, ये मेरा छोटा है, तो इसको सुनकर के बहुत अपनत्व का भाव आता है। तो अपने व्यवहार में जो मैंने आपसे जो सबसे बड़ी चीज पाई वो ये है कि छोटों को प्यार दें, और प्यार ही आपके सम्मान का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो सर, हमारी टैगलाइन के प्रणेता आप हैं। अब आप इसे स्वीकार करते हैं तो बेहतर है, अदरवाइज सर हम तो रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो सर, हम सीधा शुरू करते हैं। इवन दो आप परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे परिवारजनों को पता हो, इसलिए मैंने आपके बारे में बताया कि आप एक सीनियर आरएएस ऑफिसर हैं, और राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में आपका लगभग, अगर मैं सही हूं तो लगभग 25 साल का अनुभव हो चुका है सर। बिल्कुल सही है। तो सर, अनुभव तो हम आपसे साझा आपकी जॉब के तो करेंगे नहीं, लेकिन आपने अपने अनुभवों से जो चीजें सीखी, वो आज के समय में हमारे साथियों को कैसे काम की हो सकती हैं, वो प्लीज आप जरूर साझा करें। और आज का पहला सवाल, अगर आप इजाजत दें तो मैं लेना शुरू करूं। जी। तो सर, हमारे साथियों ने हमें जो सवाल आज भेजा, सबसे पहला सवाल था उनका, और वो ये था कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। और मैं सवाल को ना सर थोड़ा सा फ्रेम भी कर देता हूं। ओवर थिंकिंग वाइल स्टडिंग, ओवर थिंकिंग वाइल कंटिन्यूइंग अवर करंट जॉब, ये दोनों ही जगह आती है सर। जॉब में जो है, इसका आंसर आप पार्ट 2 में दे दीजिएगा, पार्ट 1 में आप स्टूडेंट का सर आंसर दें, और सर हमारे बच्चों को कृतार्थ करें। सबसे बड़ा ओवर थिंकिंग का कारण मैं मानता हूं कि हम अपने आप को बहुत प्रेशराइज फील करते हैं। हम ये बना लेते हैं कि ये हर हाल में मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, और यदि ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो लाइफ यहीं समाप्त है, यहीं दी एंड। जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि
यदि आप जिस समय अपनी स्टडीज कर रहे हैं, जिस समय आप पढ़ रहे हैं, उस समय यदि अत्यधिक आप सोचेंगे तो उस अपने अध्ययन में अपना मन नहीं लगा पाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात इसमें यह है कि आपको जब चिंता होती है, चिंता होनी आवश्यक है, चिंता एक होना आवश्यक है, क्योंकि उससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। लेकिन जैसे आपने कहा ओवर थिंकिंग, यदि हम बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे तो हम उस जो वर्तमान है, जब जिस वर्तमान में हम उसका अपनी स्टडीज को, अपने अध्ययन को बढ़ा सकते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, तो वो हम उस पर छूटने की कोशिश करते हैं। तो मैं मानता हूं जब हमारे मन में ऐसे सवाल आए कि हम बहुत ज्यादा किसी विषय के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें हमको फिर ये करना चाहिए कि हमको अपनी स्टडी के तरीके में से चुनाव करना चाहिए कि हमें, हमारे पास ये टारगेट है और मान लीजिए कि हमने कोई तैयारी, हमें समय नहीं मिला जी और बहुत कम समय बच गया है जी, तो हम सेलेक्टिव हो जाएं जी, और सेलेक्टिव होके और फिर अपना अध्ययन कर सकते हैं जी। ओवर थिंकिंग हमारी तब होती है जब हम प्रयास करते हैं कि हम सब कुछ करने की कोशिश करें। जी, तो जब चैलेंज हमारे सामने आ जाता है जी, तो आपको सेलेक्टिव डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जी, आप अपने चैप्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सही। आप अपने विषय को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। सर मैं बीच में एक पॉइंट ऐड कर दूं आपकी बातों का, जो सारगर्भित पॉइंट ये बच्चे लिख भी सकते हैं, क्योंकि आपके अनुभव, क्योंकि आप वंस अपॉन ए टाइम राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के टॉपर रहे हैं, और टॉपर जब बातें बोलते हैं तो बहुत सहज तरीके से बोलते हैं, तो लगता है ऐसा है कि अच्छा बहुत नॉर्मल बात होगी, लेकिन इस बात में बहुत बड़ा सार है। और सार केवल इतना है कि आप तनाव में जब होते हैं तब बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, पॉइंट नंबर 1। कंक्लूजन मैं निकालता चल रहा हूं, क्योंकि आप ना, मतलब ये वो वाली बात है कि कोयले की खान में से शब्द हीरा बन के बाहर आ रहे हैं, और आप इन हीरों को कलेक्ट करना ना भूल जाएं, इसलिए मैं बीच बीच में कुछ पॉइंट्स ऐड करूंगा। तो सर ने जो नंबर 1 बात बोली ना कि आप जब तनाव में होते हैं तब आप ओवर थिंकिंग में होते हैं, तो आपको यहां पर अगर एक्शन लेने हैं ना, तो आप अपने से अभी से लिख लें कि मैं तनाव कम कैसे करूं, ऑटोमेटिक ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, नंबर 1। और सर ने बात करते करते ही एक और पॉइंट उसमें ऐड कर दिया था कि आप अपने काम को लेकर सेलेक्टिव हो जाएं। यानी कि अगर आप सोचें तो आपके सवाल में एक जवाब और था, और वो ये था कि भाई जब आपको स्ट्रेस पता चल रहा है कि काम की वजह से है, पढ़ने की वजह से है, तो फिर सेलेक्टिव क्यों नहीं हो रहे हो? डिसाइड कर लो ना कि इतना करने से इतना मिलेगा, तो यही काम करूंगा। ये सर आपने, मैं वही कहा, आपने इतने सरल तरीके से बहुत गंभीर बात बोल दी, और वो नोट्स बना लेंगे। हाँ बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ कि थिंकिंग स्वाभाविक है जी, चिंता होना, विषय की चिंता होना, अध्ययन की चिंता होना, ये स्वाभाविक है। लेकिन साथ ही ये जरूरी है कि यदि हम बहुत ज्यादा सोचेंगे तो उससे हमारा अध्ययन प्रभावित होगा, और अध्ययन हमारा प्रभावित होता है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि यदि आपकी तैयारी पहले से है, पहले से आप करते जा रहे हो, तो आपको समेटना है चीजों को। जी, जी। तो आपको जब चीजों को समेटना है तो आप सेलेक्टेड चीजों को भी समेट सकते हैं। बहुत सही। आप सारी चीजों को करने का प्रयास करेंगे तो आप तनाव में आएंगे, और उस तनाव को दूर करना है कि आपका जो एंड रिजल्ट है वो दुनिया की समाप्ति नहीं है उससे। तो ये आप सोच के रखें कि बिल्कुल अगर ये नहीं हुआ तो इसके बाद कुछ भी, क्योंकि एक जब रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है। तो इसलिए इसमें चिंता की बात। इसमें ना मैं आपको एक बहुत बड़ा कारण और यहाँ पे साझा करूं सर। आपने जिस समय तैयारी की थी ना सर, और आज की तैयारी के युग में कुछ फायदा कह लीजिए या नुकसान कह लीजिए। फायदा तो ये हो गया सर कि अब आपके पास प्लेंटी ऑफ नॉलेज है, लेकिन मुसीबत ये हो गई सर कि वो प्लेंटी ऑफ नॉलेज ही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है कि आदमी है ना, उसको सोचता है कि मैं ये भी खा लूं, मैं ये भी खा लूं, मैं ये भी नॉलेज ले लूं, मैं ये भी ले लूं। और अगर मैं आपसे, सही है कि आपने मुझे एक बार साझा किया था कि उस समय नॉलेज के सोर्स बड़े लिमिटेड होते थे। बिल्कुल। और पता होता था कि ये पढ़ना है, इसको पढ़ने से होता है। तो सर किसी को ना आप अपने शब्दों में अगर एक लाइन में जवाब दें कि भैया तुम, ऐसा है कि जो इतना ज्ञान बिखरा पड़ा है, पहले सीनियर से पूछकर, बस आप मुझे इस बात को ऑथराइज कर दीजिएगा कि मैं सही हूं या नहीं, कि अगर किसी को ये लगता है कि मुझे बहुत सारा नॉलेज चारों तरफ दिख रहा है, क्या लेना चाहिए, तो क्या सर ये तरीका सही है कि सीनियर से पूछ लो, अनुभवी आदमी से पूछ लो कि भैया ये चीज सही है, और उसी की राह पर निकल लो, तरीका सही है, या फिर सबको चखना जरूरी है एक ही टाइम में? नहीं, सबको चखना जरूरी नहीं है जी। और सबको चखने का प्रयास करेंगे तो हमें हो सकता है कि किसी भी चीज का स्वाद ना आए। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो अनुभव में जिन लोगों ने हासिल किया है जी, और जो आपसे अनुभवी हैं और जिन्होंने कोई मुकाम कायम किया है, तो आप उनकी अगर राय लेते हैं तो आसानी से आप उस चीज पे आगे चल सकते हैं। जी। मैं देखता हूं कि लोग, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इधर उधर बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, कभी वहाँ कभी वहाँ,
और एडवर्टीजमेंट के जरिए उसके जरिए वो कोशिश करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अपना मस्तिष्क का इस्तेमाल करके और एक अपनी आउटलाइन बना सकते हैं। आउटलाइन में अपने सीनियर्स हैं जो सिलेक्शन जिनका हो चुका है जी। और जो ऑलमोस्ट या जिनका सिलेक्शन में अच्छी तैयारी हो चुकी है, तो आपको पता चल जाता है। और आप जैसे जैसे पढ़ते हैं तो मैंने देखा है कि आप जैसे पढ़ते हैं तो आपको स्वयं भी महसूस हो जाता है कि कौन सी चीज़ तो हमारे काम की है, कौन सी नहीं है। बहुत सही सर। जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपना अध्ययन आगे बढ़ाते हैं, तो अपने आप आपको स्वतः ही ये पता चल जाता है कि कौन सा आपके काम की है, कौन सा नहीं। वो सिलेक्शन आप धीरे धीरे खुद का भी करें बिल्कुल। और साथ में मार्गदर्शन लें और अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे रेफरेंस पढ़ें। जी जी। इधर उधर का ऐसा नहीं है कि बस आपने इंटरनेट खोला और पढ़ना शुरू किया। बहुत सही बात। उसकी ऑथेंटिसिटी पे भी विश्वास बहुत सही। जांच करना बहुत आवश्यक है। तो मतलब कुल जमा उम्मीद है कि विद्यार्थी वर्ग इसका अर्थ निकाल लिया होगा। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर की पढ़ाई आज से 25 साल पहले हुई थी, अब ये हम जैसे लोगों को नौकरी का अनुभव दे रहे हैं। तो जनाब आपसे ना एक जो सवाल सर हम आज पूछने वाले हैं सर, और करबद्ध निवेदन करके पूछने वाले हैं, जॉब के समय ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? क्योंकि हमारी ऑडियंस सर बहुत सी ऐसी भी है जो जॉब में है और वो उस नौकरी में होकर के दूसरी नौकरी के विचार में वर्तमान नौकरी को एंजॉय नहीं करती सर। इस पर सर आपकी क्या राय, क्योंकि ये ताजा अनुभव है आपके। हम एक डिजायर रखते हैं, सभी एक गोल सेट करके रखते हैं कि हमें आगे ये जॉब हमें लेनी है, जो भी हमारा उद्देश्य हम तय करके रखते हैं जी। उस उद्देश्य में हम वर्तमान को ऐसा कर देते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस में आपका प्रभाव पड़ने लग जाता है। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे जो प्रशासनिक सेवाओं में आए हैं, वो पहले किसी न किसी जॉब में थे और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है सर, ये आपको पता है अच्छी तरह से। तो आपने लक्ष्य तो तय किया हुआ है, लेकिन अपने जिस जॉब को आप कर रहे हैं उसको भी परफॉर्म करना आपकी ड्यूटी है। और ड्यूटी के साथ साथ वो नॉलेज आपकी जो जॉब में आप नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, वो नॉलेज आपकी आगे परफॉर्मेंस में काम आएगी। तो आप यहाँ समय आता है कि यहाँ जो एक चैलेंज आता है, आप अपना टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम मैनेजमेंट को कैसे फोकस करें और कैसे अपना परफॉर्मेंस भी दें। बहुत सही बात है। एक बहुत बड़ी इसमें जो मैं मानता हूं जो सक्सेस का रीजन है कि आप स्ट्रेस में कम से कम आने की कोशिश करें। हम देखते हैं कि जैसे ही हमको कोई जिम्मेदारी मिलती है या टास्क मिलता है जी, या तो हम उस पर एकदम से तनाव में आते हैं कि अब ये कैसे परफॉर्म होगा। जी जी। लेकिन देखो, हर जितने भी कार्य, चाहे सरकार के हो चाहे आपके निजी हो जी, सबके तरीके नेचुरल हैं, बिल्कुल सही बात। स्वाभाविक हैं। बिल्कुल। और सरकार के जो नियम कानून कायदे हैं वो भी हम जो सोचते हैं बिल्कुल उसी से निकले हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप उस कार्य को उसी तरह से आगे करने की कोशिश करें। और निसंदेह थोड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन मैं मानता हूं कि आपको अपने कार्य में कृत्रिमता नहीं लानी है। यदि आप नेचुरल अपना कार्य करते रहें तो आपके जो सीनियर्स हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि यू आर ए वर्कर, आप वर्क कर रहे हैं, और ये भी अप्रिशिएट वो करते हैं कि आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी उनका सपोर्ट होता है। बहुत सही। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है और मैं समझता हूँ कि ये सभी के लिए ये बात लागू होती है कि वर्तमान जॉब को भी आप करें। समय सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप टाइम मैनेजमेंट इस तरह का रखें कि अपना अध्ययन भी साथ के साथ। सर इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसे ना यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं सर, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, उनका एक बार लेट से कि आईएएस में एग्जाम दिया, एक बार में वो आईआरएस हो गए, तो वो नौकरी के साथ साथ वो आईएएस का एग्जाम भी निकाल ले जाते हैं। बिल्कुल। यानी कि वो ट्रेनिंग ले रहे हैं आईआरएस की या आईपीएस की। और ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं सर, जो इवन टॉपर्स हुए हैं, रैंकर्स हुए हैं, वो कभी ना कभी जॉब में थे। बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि अपनी ट्रेनिंग को टाइम नहीं दिया, या उन्होंने ऐसा नहीं है कि अपनी जॉब को टाइम नहीं दिया, टाइम दिया, लेकिन वो उनकी एफिशिएंसी है कि वो टाइम को देने के बावजूद भी अपने हिस्से का समय निकाल ले गए, और अपने हिस्से के समय में उन्होंने कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव कर दिया जो उनके लिए और फ्रूटफुल था। और आपको ग्रोथ से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन सबसे बड़ी ग्रोथ रोकने के जो लोग हैं ना, वो आप खुद हैं। तो अपनी ओवर थिंकिंग कि आप क्या चाहते हैं, जो वर्तमान जॉब आप कर रहे हैं उस समय उसको ना लाएं। यदि इसको एक लाइन में सर अगर ये कहा जाए कि आप जहां हैं वहां पर प्रेजेंट रहें। हाँ, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जो आप जिस जॉब में हैं जी, और आप साथ में अध्ययन भी कर रहे हैं जी, तो वो जॉब आपके
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को आपकी स्टडीज में डालती है। सर। और जब आप अपनी स्टडीज में इंटरव्यूज में जाते हैं या आप मेंस का एग्जाम देते हैं, तो जब आप लिखते हैं तो तब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है। होता है सर। और जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज के एग्जांपल्स देते हैं बिल्कुल, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती, आपको पता होता है कि रियल लाइफ सिनेरियो या रियल लाइफ पिक्चर्स क्या हैं। बहुत सही। और आपका एनालिसिस भी प्रैक्टिकल हो जाता है। बहुत सही बात। तो ऐसे में आपकी जो जॉब है वो ऐड कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब सिर्फ आपको रोक रही है। जी, आपका जॉब आपके परफॉर्मेंस को बढ़ा रही है। बहुत सही बात है सर। ये केवल आपको समय निकालना है कि अपनी जॉब के साथ साथ समय, तो आप ये मान लीजिए कि मुझे ये प्रयास करने हैं मेरे, और 2 साल मुझे ये जॉब करनी है साथ में, तो आप थोड़ी दुगनी मेहनत करें, आप एक्स्ट्रा टाइम निकालने की कोशिश करें, अपने हॉबीज हैं उनको थोड़ा सा कम करें, फैमिली के साथ जो भी आपका टाइमिंग्स है उसको सेट कर लें। तो ये सारी चीजें करके आप जॉब के साथ आसानी से कर सकते हैं। जी, बहुत सही। सर आपने बहुत अच्छे से हमारे साथियों को बहुत सारी चीजों से अवगत कराया। ओवर थिंकिंग वॉज वेरी ऑसम। अब सर एक चीज हम आपसे यहाँ पर और जानना चाह रहे हैं। रिसेंटली ना बच्चों के साथ में एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, कंपटीशन को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह उनके हमेशा दिमाग में रहता है कि मैं वर्तमान जिस जॉब में हूं उस जॉब से मुझे कुछ मिलेगा आगे चल के या नहीं मिलेगा, या फिर मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं कल को इसमें सेलेक्ट हो भी गया तो इसके बाद में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। इस बीच में अगर उसको ओवरथिंकिंग से बचाना है, उसको नॉलेजफुल बनाना है, आपकी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के क्या राय है सर? क्योंकि मैं अपने सेशंस में बहुत से बच्चों को ये गाइडेंस दे रहा होता हूं और बहुत से मेरे साथियों को जो मुझसे कई उम्र में बड़े भी हैं उनसे भी बार बार ये कह रहा होता हूं कि आप काम के साथ साथ कुछ नया सीखिए, चाहे फिर कुकिंग ही सीखिए। आपकी क्या राय है सर? बिल्कुल अंकित, ये बहुत जरूरी है कि अपने काम के साथ, अपनी स्टडीज के साथ आप कोई न कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स या उसकी लर्निंग साथ में रखें, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है चाहे दूसरी लर्निंग है। बहुत सही सर। MS ऑफिस है, इस तरह की हैं, दूसरे डाटा अलग कोर्सेज हैं, उनको आप सही कह रहे हैं सर। आजकल तो बहुत ये सी जगह डेटा एनालिस्ट का जॉब आता है। जी हाँ, बहुत सी जगह इवन सर हम लोग जिस तरह के ऑनलाइन वर्ल्ड में हैं, जिनको अगर कंटेंट क्रिएशन पर MS ऑफिस आता है ना सर, लैपटॉप पर स्लाइड्स बनाना आता है, उनके लिए भी सर मिनिमम 25-30 हजार रुपए की नौकरी अवेलेबल है मार्केट में। बिल्कुल। आप बहुत सही कह रहे हैं सर। और क्या किए जा सकते हैं? तो इसके साथ साथ आप जो दूसरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज में जो आपके अकाउंट्स से संबंधित कोर्सेज, जी, अकाउंट्स की जिस तरह से अलग अलग कोर्सेज आते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं टेक्निकल उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे अकाउंट्स के जो ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं जो आपके अकाउंटिंग में, इसी तरह से मैनेजमेंट से MIS सिस्टम से रिलेटेड कोर्सेज आते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज आते हैं। बहुत सही। तो अगर आपको लगता है आप स्ट्रेस में हैं और आपको लगता है कि नहीं इस स्टडीज के बाद क्या होगा, तो वो आपको एक अलग स्किल डेवलपमेंट आपको देता है। बहुत सही बात। उससे आप अपना रोजगार आसानी से रख सकते हैं। और आप जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, जहां भी आपको थोड़ा सा लगता है, कंटेंट क्रिएशन है आपका, वो जहां आप कंटेंट क्रिएट करके राइटिंग का काम करते हैं, इसके साथ साथ आपको और भी आपकी हॉबीज प्लस स्किल को मिला के आप सोच सकते हैं। इवन आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो म्यूजिक आता है उसमें बहुत सारे आप अपना म्यूजिक को इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू प्रोड्यूस करते हैं सर। बिना उसके भी कर सकते हैं। तो ऐसे हजारों चीजें हैं, तो आप इसमें चुनाव करके, और बहुत पॉपुलर कोर्सेज कई हैं जो आप सोच सकते हैं। मैं इसमें ना एक चीज ऐड करता हूं आपको, एक बहुत ही मैं अक्सर दोस्तों से साझा करता रहता हूं कि जैसे ना जैक मा अली बाबा, आपने नाम सुना होगा। जी हाँ। उनका जब उठा के इतिहास पढ़ते हैं ना सर, तो एक जानकारी निकल के आती है कि उस व्यक्ति ने चाइनीज होने के कारण, क्योंकि चाइना में इंग्लिश को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, लोकल रीजनल मंदारिन ज्यादा चलनी चाहिए, उसने उसको पता था कि वर्ल्ड में कृपा कहां से आ रही है, तो इस कारण से इंग्लिश सीखने के लिए गाइड का काम किया। बिल्कुल, कि जो भी फॉरेनर टूरिस्ट आएगा उसके साथ में इंग्लिश में बात करूंगा, और ऐसा करके मेरी इंग्लिश उस असेंट की हो जाएगी जिसकी मुझे चर्चा करनी है, और उसका यूज करके मैं वर्ल्ड में कहीं चला जाऊंगा। और सर आज आपके सामने है अलीबाबा, मतलब एक बहुत बड़ा सर कंपनी का ब्रांड बन चुका है। बहुत सही कह रहे हैं सर, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता और वो कहीं पर भी कभी भी लिया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही दिशा दी। अंकित, मैं एक बात अपना अनुभव बताना चाहता हूँ ये स्किल डेवलपमेंट में ही, जी, कि मैं हिंदी मीडियम से मैंने किया जी,
और मुझे इंग्लिश पे बिल्कुल भी, जब मैं RS बन चुका था जी। तब भी मेरे लिए इंग्लिश बहुत बड़ा टास्क था। ठीक है। और मैं इंग्लिश अच्छी तरह से मतलब बोल नहीं पाता था। तो मेरी एक पोस्टिंग रही एक प्लेस पे, और मुझे उस पोस्टिंग में कुछ समय मिल गया, हाँ, लगभग 6 महीने का मुझे ऐसा समय मिला। हाँ, हाँ। तो उस 6 मंथ में मैंने पूरी तरह से इंग्लिश पे काम किया, इंग्लिश पे काम किया। बहुत और सही। उसके बाद 6 महीने के बाद, और उसमें जो जो मैंने कार्य किया, उसमें इंग्लिश के जो न्यूज़ हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, कंटिन्यूस न्यूज़, मैंने अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया। हाँ, हाँ। और उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश में किया, अरे वाह। और मैंने मास्टर इन डेवलपमेंट स्टडीज भी इंग्लिश में किया, अरे वाह। जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया। हाँ। तो मैं टोटली हिंदी मीडियम स्टूडेंट। तो और ऐसा मुझे शुरुआत में झिझक हुई, जी, जी। लेकिन धीरे 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 तो आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है सर, तो बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने कई मंथ्स पे इंग्लिश में स्पीचेस भी दिए, और अभी भी मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ कि इंग्लिश में कहीं मुझे कोई बहुत बड़ी बात है सर, महसूस क्योंकि नहीं करता। अगर कोई आपको गूगल करेगा तो पता कर लेगा कि आपने विदेश से पढ़ाई भी की, उसके बाद में आप इवन जॉब में रहते हुए बाहर भी जा करके आए और आपने वहां से पढ़ाई की है। ये बहुत प्राउड मोमेंट है सर हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात ना, जो आपने अभी कही सर, कि अगर आपके पास समय का सही यूटिलाइजेशन का एक बार भी आपको आइडिया लग गया, एनहांसमेंट तो होता है सर, जी हाँ। एनी हाउ होता है। बहुत सही सर। सर कुछ जनरल चर्चा जैसे इन दिनों की है सर, मोबाइल एडिक्शन पर आपकी क्या राय है? क्योंकि अभी लोग हमको सुन मोबाइल पर ही रहे हैं, लेकिन सर मैं खुद भी, क्योंकि मेरा तो ये अब एक तरीके से मतलब बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है इसके ऊपर, लेकिन बहुत सारे लोग केवल इसको कंज्यूम किए जा रहे हैं। उस पर आपकी क्या राय है सर? कैसे बचें ओवर कंजप्शन से? इंफॉर्मेशन जरूरी है, इंफॉर्मेशन मतलब हमारे दिमाग का सबसे बड़ा मैं कह सकता हूं सर कि टॉनिक है, लेकिन ओवर टॉनिक होना, सोशल मीडिया पर मल्टीपल जगह एंगेज हो जाना, इंस्टा, फेसबुक, इनसे बचने के लिए सर आपकी क्या राय है सर? देखिए, ये इस समय वर्तमान समय की मैं मानता हूँ सबसे बड़ी चुनौती है। ये मोबाइल एडिक्शन से निजात पाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और ये आप जितने भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये सब महसूस कर रहे हैं, और इसका जो दुष्परिणाम है हमें अभी पता नहीं चल रहा, नहीं चल रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कितने आंखों के आईज में कितने केसेस आपके ड्राइनेस और इस तरह के बढ़ रहे हैं। ये अच्छी तरह से आई स्पेशलिस्ट बता सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल और मेंटल जो स्ट्रेस जो दे रहा है, तो हमें, मैं अंकित जी, मैं ये मानता हूँ कि हमें चुनाव करना है इसमें, कि हमें कब मोबाइल का उपयोग करना है और कब नहीं करना है। आप अपना स्टडी के लिए मोबाइल बहुत जरूरी है, इंटरनेट बहुत जरूरी है, ठीक है, आप, लेकिन आप उस समय को तय कर सकते हैं। आप अपना स्क्रीन टाइम सेट कर सकते हैं। तो मैंने तो अभी अपना स्क्रीन टाइम सेट करके रखता हूँ कि इससे ज्यादा मुझे मोबाइल नहीं चलाना है। अच्छा। तो ऑटोमेटिक आपका वो नोटिफिकेशन दे देता है कि इससे ज्यादा मोबाइल। रात को आप सोने से कम 2 घंटे पहले मोबाइल को एक तरफ रख दें। फिर दूसरी चीजें ऐसी हैं कि मोबाइल के साथ साथ आप मोबाइल में आपने डेटा है, आप सर इस चीज के लिए मैं भी मार्गदर्शन चाहता हूं। मैं रात को, पता नहीं, अब ये ओवर एंगेजमेंट है सर, आप प्लीज मुझे इसमें दिशा दें। मेरे साथ इन दिनों एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, और वो क्या है, और मैं आप सबसे भी इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि आपको लगे कि मैं पूरी तरह से 100% सही नहीं हो सकता। मेरे साथ जो परेशानियां वो भी मैं अब अपने बड़ों से साझा करने का मौका मुझे मिला है, तो आप सबके साथ ही साझा कर रहा हूं। सर स्थिति ये होती है कि समटाइम्स मैं अपनी टीम को रात को 2 बजे भी रिप्लाई कर रहा होता हूँ, और मुझे सुबह रियलाइज होता है कि यार आज नींद इतनी प्रॉपर क्यों नहीं आई। मैं 3 बजे भी रिप्लाई कर रहा होता हूँ, क्योंकि हमारी कुछ टीम्स ऐसी हैं सर जो ओवरनाइट काम करती हैं, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग में कोई ना हमें कोई सेशन देना होता है। तो ऐसी स्थिति में सर ये जो चीज है ना, इसको मैं चाहता तो हूं कि इससे बचूं, बच नहीं पा रहा हूं सर। मतलब क्या रिजिडिटी लाऊं, मतलब घर वालों को बोल दूंगा कि ऐसा करते हैं, मेरे जबड़े पे खींच के मार। नहीं नहीं, वो देखो, वो आपको अभी से उस पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। और मैं नहीं समझता कि ये बहुत अच्छा, रात को 2 बजे तक आपको मोबाइल उपयोग करना अच्छा है। तो अपना जो आप शेड्यूल है उसको आप कोशिश करें कि रात के 10 बजे 11 बजे मैक्सिमम तक समाप्त कर दें। और आप 2 बजे मैसेज करेंगे तो आपका एक तरह से आपने अपना प्रैक्टिस इस तरह से की हुई है कि लोग रात को काम करें, ये करें, वो, तो उसको आप वापस उल्टा कर सकते हैं। आप उनको कोशिश करके दिन का टास्क दे सकते हैं। दिन में आपके 10 o'clock, क्योंकि
जो मानव स्वभाव है, जो हमारी जो डिलीवरेंस कैपेसिटी है, वो हम जैसा ढालेंगे वैसा ढल चल जाती है सर, 21 डेज, बिल्कुल ठीक बात है। और वो अकोमोडेट वैसे ही हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो ये अकोमोडेशन का सवाल है, तो मोबाइल तो कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते थे कुछ और है, लेकिन फिर हम चलो सोचते हैं कि चलो ये भी देख लेते हैं। तो एक तरह से जो एल्गोरिदम की आपने बात की, वो हम एक तरह से देखते जाते हैं, सजेशन देने लगता है सर, एक बार कुछ देख लिया वैसी चीज और सजेशन में आ गई, और फिर आपको डिपेंडेंस बनाता है। बिल्कुल। मोबाइल एक डिपेंडेंसी है। आप नॉलेज जो है, मोबाइल नॉलेज नहीं है, मोबाइल आपको सोर्स प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन आपकी जो थिंकिंग है उसको वो स्टॉप कर रहा है। सर मैं आपको बताऊं, आप मतलब शायद इस बात से आप भी सहमत हो, आप तो हालांकि काफी मैच्योर और समझदार हैं। मेरे को सर 10 नंबर याद नहीं है, अभी 10 कॉन्टैक्ट नंबर याद नहीं है। बिल्कुल नहीं होंगे। और मैं ये अभी सारे लिसनर्स के साथ दावा कर सकता हूं कि वो आज बैठ करके 10 अपने परिचितों के नंबर लिख के देख लें। ये दर्शाता है कि इस मोबाइल ने हमें कितना डिपेंडेंट बना दिया। जो सर ने बोला है ना, डिपेंडेंसी है ये, और इससे बचना होगा अगर इस सुपर कंप्यूटर का यूज करना है। इसमें 2 GB 4 GB 6 GB की रैम है, उसके ऊपर हम इतने डिपेंडेंट हैं। और जो सरकार ने, यानी मतलब जो हमको सरकार, जो अपनी परमात्मा सरकार है, उसने जो चीज दी है ना, उसको यूज नहीं कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर यूज करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं सर। तो वो आपको समय निर्धारित करना पड़ेगा उसके लिए, और आपको जिस तरह से एडिक्शन दूसरा छूटता है स्टेजेस में आपको करके। सर मैं एडिक्शन पे आने वाला था अभी, पता है, और मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। सर इन दिनों जिस तरह की चीजें मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप भी अपने इतने लंबे कार्यकाल में इस चीज को नोटिस किए होंगे। सर यूथ है ना, ये मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ा एडिक्शन है, और मैं इस चीज के लिए अब चाह भी रहा हूँ कि धीरे धीरे अवेयरनेस चलाऊं। हालांकि इससे मेरा ही घाटा है, लेकिन फिर भी सर मैं इसको तो वर्क करूंगा। लेकिन सर दूसरा पॉइंट एक बहुत बड़ा आ रहा है सर, यूथ इन दिनों ड्रग एडिक्शन। अब वो ड्रग की परिभाषा को ये मानता है कि वो किसी दिन इंजेक्शन लगाएगा, उसी को ड्रग कहेगा। वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि वो जो मतलब एक सिगरेट भी पी रहा है ना, वो भी ड्रग की कैटेगरी है ना। और सर इस पर आपकी क्या राय है कि यूथ जो भटकाव की स्थिति में जा रहा है ना, इससे वो कैसे बचे, मतलब क्या करे सर? मतलब अभी से जो लोग हैं, क्योंकि भविष्य में उनके सीनियर उनको सिखा देते हैं कि बेटा तुम्हें परीक्षा का टेंशन है, चल तू एक सिगरेट पी ले। तुझे परीक्षा का टेंशन है, तेरे जीवन में कुछ घटना घटी है, चल तू नशा कर ले। सर उससे हम कैसे, मतलब आपकी क्या ओपिनियन है सर? एक्चुअली ड्रग एडिक्शन जो साइकोलॉजिकल ये एक इशू है। हम अपने तनाव को कम करने के लिए, तनाव से बचने के लिए दूसरा सहारा लेते हैं, या हमारे दोस्तों के कहने पे, या कोई इस तरह की कंपनी में हम जाने से वो हम सहारा लेते हैं। और अल्टीमेटली एडिक्शन एक किसी चैलेंज से भागना है। कोई भी हमारे साथ सामने चैलेंज है, उससे हम उसको डील नहीं कर पाते और उससे सही बात है, हम भागते हैं। कमजोरी की निशानी है, कमजोरी की निशानी है। और ये इतना खतरनाक है, ये ट्रैप, ये जाल है सर। तो ये जाल है, ये इंसान, उसके परिवार, उसके सोसाइटी के साथ जुड़े हुए सारे लोग, उनको, और हमने देखा है कितने बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, दूसरे हैं, माइकल जैक्सन का हम देखते हैं एग्जाम्पल, उस तरह के, वो सब लोग इसमें बहुत जिनका अंत बुरा होगा। और फिर आपके उद्देश्य को पूरा करने में ये रुकावट पैदा करता है। इवन सर अगर आदमी है ना ड्रग एडिक्शन की तरफ थोड़ा भी झुकाव कर रहा है ना, वो दीवार पर लिख ले कि मैं कमजोर व्यक्ति हूं, इसलिए मैं इस तरफ जा रहा हूं, शायद उसका सेल्फ ईगो से लौटा के ले आए कि यार मैं शायद कमजोर व्यक्ति बनना नहीं चाहता, मैं एक मजबूत व्यक्ति बनना चाहता हूं। दुनिया को दिखाने के लिए जो कूल डूड वाली इमेज है ना, उससे बचने के लिए पहले अपने आप को ये याद दिलाओ कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हें धकेल रही है। और सर इससे मतलब अगर कोई व्यक्ति, देखो सर, जो मतलब बहुत एक्सट्रीम एंड्स तक चला गया है उसको तो अब डॉक्टर्स ही निकाल के लाएंगे, लेकिन जो हमारे लिसनर्स हैं, क्योंकि अगर कोई हमें सुन पा रहा है दैट मीन्स सर कि वो अभी कॉन्शियस में है, वो यानी कि अगर संपर्क में भी है बाई चांस, हम मानते हैं नहीं होंगे, लेकिन अगर कॉन्शियसली वो कॉन्शियस में भी है कि हाँ भाई यार बचना चाहिए, क्या कुछ ऐसा करे सर जिससे कि वो इन चीजों से दूर चला जाए? देखो, ये एक तो ये दिखावा है, ये सबसे बड़ा एक्चुअली दिखावा है। तो हमें उस दिखावा के जाल में नहीं फंसना। आपको लगता है कि आपका साथी है, आपका मित्र है, या आपका फ्रेंड है, वो कर रहा है, ठीक है, और उसको प्रशंसा मिल रही है, वाह वो तो ऐसा करता है, वैसा करता है, ये सब दिखावा है। अंदर से वो व्यक्ति इतना कमजोर है कि वो एक सहारा ले रहा है। तो उस दिखावे से आप बचें। दिखावा जो है वो उसका अंत बुरा है।
तो आप इस जाल में नहीं फंसे कि अभी जो वो कर रहा है उसको मैं फॉलो करूंगा तो मैं उसके जैसा दिखूंगा या लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन आप ये बात तय मानिए, जो दिखावा कर रहा है उसका अंत बुरा है। बहुत सही। तो आपके लिए टारगेट लंबा है, दूर है, तो आप उस दिखावे के जाल से फंसे। सबसे बड़ी समस्या इसमें ये आती है कि हम जब कंपनी में होते हैं, ग्रुप होता है, तो कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा काम हम नहीं करते तो हम उसमें एक्सेप्टेड नहीं करते। एक्सेप्ट, बिल्कुल सही है। ग्रुप के लोग ये समझेंगे कि यार ये तो हमारे जैसा नहीं है। एग्जैक्टली। हम तो सब ये सब नशा करते हैं, अगर इसको अलग से बैठा दिया तो इसको बहुत बुरा लगेगा। सर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, हाँ, बिल्कुल। हालांकि ये चीज इस तरह की है, लेकिन फिर भी अब कॉलेज से निकल के आए और आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं, तो आपसे साझा करने में हमें खुल के रखी देनी चाहिए। ऐसे ग्रुप्स में सर मैं भी रहा हूँ, और ऐसा मानते हैं कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज के बैकग्राउंड से अगर कभी बाहर आते हो तो लोग पहले से ही प्रिटेंड करते हैं शायद ये ऐसा करता होगा। ऐसी एक कंपनी में बैठा था, काफी बड़े दिग्गज लोग वहां थे, और उन लोगों ने सर बड़ा इंसिस्ट किया, मुझे कुछ ऑफर किया कि आपको ये करना चाहिए। तो सर मैं बहुत एडमेंटली उसको मना किया, और उन्होंने मुझे बहुत ही ह्यूमिलिएट किया कि ओहो आप तो हिपोक्रेट्स हैं, आप ये क्यों कर लेते हैं। क्योंकि जो आदमी ना इस तरह के काम कर रहा है वो आपको कन्विंस करने के लिए रिवर्स दलीलें देता है, फिर तुम ये क्यों करते हो, ये क्यों नहीं करते। मतलब सर इतना बहस गहमा गहमी हो गई कि उनके लिए मनोरंजन का कारण मैं हो गया, और वो इतना हावी हो गए लिटरली मेरे ऊपर कि हर तरह से तर्क वितर्क। और फिर मैंने केवल एक चीज बोल करके उनसे इग्नोर किया। मैंने कहा देखिए ये मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है, आपकी जो ओपिनियन है मेरे बारे में वो आप बनाने के लिए आजाद हैं, लेकिन मैं मेरे लिए क्या ओपिनियन बनाता हूं ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है, और मेरा कॉन्शियस कहता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। बिल्कुल सही। मैंने सर ये जवाब देके वहां से मुक्ति पाई थी। बिल्कुल। एक्चुअली लाइन आपको खींचनी है। यस, आपको लाइन खींचनी है, और जब आप लाइन खींच देंगे तो धीरे 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 आप उस लाइन को पार कराने की लोग कोशिश नहीं करेंगे बाद में। उनको ये पता चल जाएगा कि नहीं अंकित की लाइन है यहाँ, उसके बाद मुझे आगे नहीं जाना है। तो अच्छा, दूसरी बात ये भी पता चल जाएगा कि क्या वास्तव में आपके दोस्त हैं वो। एग्जैक्टली। क्योंकि जो दोस्त जबरदस्ती करें, दूसरी करें, वो फिर दोस्ती नहीं है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि दिखावे के जाल में नहीं है, दिखावे में नहीं फंसे, और अपने आप को कंट्रोल करने ऐसा है कि समाधान हर चीज का है। बिल्कुल है सर। स्टडीज में भी है, अगर आपको कोई स्टडीज में लूज करते हैं आपको फिर मौका मिलेगा। एक रास्ता बंद होता है दूसरा खुलता है सर। ऑडिशन है, जॉब है, हर में, तो इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि इसको वहीं रोक। सर इसमें एक मतलब मैंने सर एक छोटा मतलब पॉइंट सोचा था इस बारे में, आप उस पर कितने सहमत हैं आप बताइएगा। यदि व्यक्ति ना सर इन चीजों में जब पढ़ने की कोशिश कर रहा हो या फिर ऐसी संगति में पढ़ रहा हो, दो काम उसे और एडिशनली कर लेने चाहिए मेरी राय में। नंबर एक, वो जितना फिजिकल वर्कआउट कर सकता है, बिल्कुल एग्जॉस्टिवली वो अपने आप को जितना कंज्यूम कर सकता है दौड़ने में, खेलने में, और मतलब एनर्जी बर्नआउट कर सकता है, एक तो सर वो करे। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया ना सर कि हम लोग 10 बाई 10 के लोग हो गए हैं। हमारी अगर हम काउंट करें तो हम एक चैम्बर के व्यक्ति हैं सब। बिल्कुल। चाहे वो कितने बड़ा अधिकारी हो, हाँ, बिल्कुल, या फिर वो स्ट्रगलर ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपना स्पेस बहुत डिसाइड कर चुका है। हम लोग चलना फिरना बंद कर चुके हैं। फॉरेन कंट्रीज को हम कॉपी करते तो हैं, खाने में कॉपी करते हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, लेकिन वो जो फिजिकली एक्टिव है सर। सही। मैं सच बताऊं सर कि मैं मतलब IIT में था, तो मैं आपको याद दिलाता हूं सर, वहां पे मैं देखता था जो प्रोफेसर्स आते थे वो शॉर्ट्स पहनते थे और वो बहुत नॉर्मल तरीके से घूमते थे। विदेशी जब लोग आते थे, हम लोग सोचते थे यार बड़ा कूल आदमी है, लेकिन सर वो शाम को 2-2 घंटे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते थे। वो चीज हमें ये एहसास हुआ कि हम लोग इनका दिखावा, इनका खान पान वो तो कॉपी कर रहे हैं, करेक्ट, लेकिन इनके फिट रहने का जो राज है ना वो छुपा हुआ है हम सबसे। इस पर सर मतलब आप बच्चों को थोड़ा और प्रेशराइज करें सर। देखो मेंटल आपका स्ट्रेंथ जो है जी, वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से भी जुड़ी हुई है। क्योंकि ये आप मेंटली फिट तभी रहेंगे तब आप फिजिकली फिट रहेंगे। बहुत सही बात। और फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आपको करनी ही करनी है। बहुत सही बात है। क्योंकि आपकी बॉडी की जो नीड है, बॉडी की आपकी नीड है कि आप अपना कैलोरीज को बर्न आउट करें। जिस तरह का खान पान अभी हो गया है, और हम देखते हैं कितना जंक फूड इस तरह के लोग खा रहे हैं, ले रहे हैं,
तो अल्टीमेटली वो हमारी शरीर को नुकसान कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि फिट रहने के लिए, क्योंकि फिट हम फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली फिट रहेंगे और अपनी स्टडीज में अपने जॉब में ध्यान दे पाएंगे। तो ये तो आप नियम बनाना कि 1 से 1.5 घंटे कम से कम हमको कोई ना कोई वर्कआउट, कोई ना कोई एक्सरसाइज, या चाहे आप रनिंग करें, वॉक करें, फास्ट वॉक करें, साइकिलिंग करें, कुछ भी करें, वो करना जरूरी है। बहुत सही बात। उससे आपको नींद भी बेहतर आएगी, दूसरी प्रॉब्लम्स है, फिर आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। नहीं भटकेगा। जब आपको लगता है कि वो दूसरी मोबाइल देख लूं, ये देख लूं, वो सारी चीजें आपकी ठहराव हो जाएगा उन चीजों। ठहराव होगा। सर रिसेंटली अगर आपने नोटिस किया हो, क्योंकि संडे वार्ता सर हम लोग ना बिल्कुल टॉपिक से इधर उधर की जो चीजें चल रही हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन में है, जो लोग हमसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल परिवार की तरह है सर हमारा यूट्यूब परिवार। तो ये लोग अपनी समस्याएं या तो हमसे बोल देते हैं या हम खुद से महसूस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर स्ट्रेस है। रिसेंटली ना सर ऐसी बहुत सी खबरें आई हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस कम होते हैं, कंपटीशन बहुत टफ होता है। ऐसी स्थिति में समटाइम्स बच्चे कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में पहुंच जाते हैं सर, वो कुछ गलत रास्ता ले लेते हैं सर। अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था सर कि कोटा के अंदर, अभी शायद आपने भी देखी होगी सर, 3 दिन पहले ही एक खबर थी कि लगभग कुछ बच्चों ने 3 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। सर मेरा मतलब आपसे निवेदन रहेगा कि बच्चों से ज्यादा ना आप कोई पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज सर देना चाहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि आप खुद एक बहुत ही काबिल बच्चे के फादर भी हैं। देखो, ये बहुत जरूरी है कि जो कम्युनिकेशन है जी, बच्चों के बीच में, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन है, वो बरकरार रहना बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी की है ये कि संवाद जो है, और खुला संवाद, ताकि बच्चा अपने किसी भी बात को आपसे कहने से झिझके नहीं। ये सबसे बड़ी की है बच्चों से खुलेपन की शुरुआत करना। दूसरा, प्रेशराइज या बर्डन, बच्चों को प्रेशराइज करना या बर्डन करना। आप कोई भी अगर IITs की तैयारी है या सिविल सर्विसेज की तैयारी है या नीट जेई जो भी है, तो लाइफ से बड़ी नहीं है, लाइफ से बड़ी नहीं है। तो आपको अपने बच्चे की कैपेबिलिटी से पता चल जाता है कि वो कहाँ तक कर पा रहा है क्या। तो थोपना जो है, प्रेशराइज करना, तो फिर उसके लिए कोई अपनी बात कहने का उसको मौका नहीं मिल पाता किसी से। तो वो अंदर ही अंदर उस चीज को घुटन लेता है। हाँ, घुटन लेता है, पेरेंट्स का प्रेशर फील करता है। और जो साथ साथ जो कंपटीशन उसके साथ के बच्चे यदि कोई निकल गए होते हैं, तो फिर और डबल प्रेशर उस पे हो जाता है। लेकिन सर मैं इसके साथ साथ एक बात और आपके साथ ऐड करना चाहूंगा, आप और मैं शायद उस तरफ ले जाऊं आपका ध्यान भी। जी सर ना इस समय एक ऐसी एज ग्रुप पेरेंट्स की है जो कि 40s में है या 45 में है। उनके बच्चे ऑन एन एवरेज 10-15 साल की उम्र से अब बड़े होने शुरू हो रहे हैं, 50 तक हैं तो वो 15-20 साल के बच्चे हैं। सर वो पेरेंट्स इस समय की जो मतलब कट थ्रॉट कंपटीशन जो लाइफ में चल रहा है, उसमें वो इतना अंगेज हो चुके हैं कि वो अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं कि वो उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है। और जब बच्चे पूछते हैं या फिर बच्चे कोशिश करते हैं, बच्चा या तो हंस के बताएगा, रो के बताएगा, जिद करके मनाएगा, वो पेरेंट्स का ध्यान ग्रैब करने की कोशिश जरूर कर रहा होता है, अर्ली एज में अटेंशन सीख करता है। लेकिन आप बार बार उसको ये बोलकर हड़का देते हो कि देख मैं तेरे लिए तो कर रहा हूं ये सब, तो मुझे काम क्यों नहीं करने दे रहा, मैं तेरे लिए तो कर रहा हूं ये सब। सर आप उन पेरेंट्स को भी कोई मैसेज प्लीज कन्वे करें जो इस तरह की कंपटीशन में है या फिर लाइफ में अभी बहुत एंगेज हैं, वो क्या सोचकर बच्चों पर अभी से ध्यान शुरू कर दें, क्योंकि आप काफी अच्छे से, मैं देखता हूं सर आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं चीजें। नहीं, देखो, बच्चों का एक तो बहुत ही हैप्पी एनवायरनमेंट आपको देना है। बच्चा आपसे बात करके और आपका साथ महसूस करे और उसको अच्छा लगे। ओपननेस, जब मैंने पहले भी बात करी, तो वो ओपननेस, उस ओपननेस में ही बच्चे की आपको क्या उसका स्कोप है, क्या वो करना चाहता है, वो मोटा मोटा आपको पता चल जाता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप ये देखें कि कहीं वो गलत रास्ते पे तो जा नहीं रहा, बस वहां तक आप उसको मॉनिटर करें और बाकी जो उसको असिस्टेंस है वो दें, वॉच पूरी रखें, प्रेशराइज नहीं करें। आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, थोड़ा बहुत प्रेशर जरूरी है, जो उसको चिंता जरूरी है, पढ़ाई की चिंता जरूरी है कि मुझे एग्जाम देना है, ग्रेजुएशन अपनी भाषा में यू स्ट्रेस बोलते हैं, सकारात्मक तनाव। हाँ, सकारात्मक तनाव, या आपने नया नाम दिया है। तो सकारात्मक तनाव देना आवश्यक है, लेकिन
नकारात्मक तनाव नहीं, नकारात्मक। कि वो बच्चा पेरेंट्स से डरने लग जाए कि यदि मैं फेल हो गया, मैं ये हो गया, तो पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा। अच्छा, ये जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है, हाँ, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ की सक्सेस ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली। कि भाई ग्रेडिंग सिस्टम से हम देखते हैं कि जो मीडियोकर हैं वो काफी अच्छा आगे बढ़ के करते हैं। सर इसमें मैं एक बात बाद में ऐड करूं, करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें मैं एक बात ऐड करूं सर, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की कितनी बड़ी खामी है। हालांकि हम सुधार नहीं सकते, लेकिन लोगों की नजर में तो डाल सकते हैं कि भाई आपके सब तरह के बच्चे, आपको पता है कि डीएनए से वो सबसे अलग हैं, यूनिक हैं, उन सब बच्चों को उठा करके एक स्कूल में डाल दिया गया, एक प्रकार के एजुकेशन पैटर्न से उनको बड़ा कर दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि गधे को, घोड़े को, हाथी को, हिरण को, तोता को, मैना को आप एक जैसी ट्रेनिंग दिला रहे हैं, और उसमें क्राइटेरिया ये रख दिया कि जो तेज दौड़ेगा वो विनर कहलाएगा। कैसे पॉसिबल है भाई हाथी के लिए? उसके लिए कंपटीशन अलग होना चाहिए ना। तो समटाइम्स आप बच्चे को क्लास 12 तक जज कर रहे होते हैं कि मेरे बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया। बिल्कुल। अरे भाई क्यों जज कर रहे हो? क्योंकि आपके उस क्राइटेरिया में वो सेट ही नहीं होता। आपका बच्चा यार हाथी है, आपका बच्चा डायनासोर है, कंगारू है, कैसे जज करोगे आप? घोड़े की दौड़ में लगा दिया आप उसको। हो सकता है वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बने, हो सकता है बहुत अच्छा क्रिकेटर बने, हो सकता है बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बने, अरे वो क्या कुछ कर सकता है। यही कारण है सर, और मैं ये आपसे स्टैटिक साझा करूं सर, कि आज के जमाने के जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप चाहे यूनिकॉर्न्स उठा के देख लो, जितनी भी अराउंड 150 प्लस हम यूनिकॉर्न्स इंडिया ओन कर रहा है इस समय सर, उनमें से 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिस दिशा में एजुकेशन ली वो उसमें काम नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। उन्होंने कोई और नया फील्ड ड्राइव कर लिया, और ये देखा जा रहा है सर। ये आप बहुत सही कह रहे हैं सर कि उनको उस कंपटीशन में नहीं डालना चाहिए। तो एक्चुअली एजुकेशन जो है वो ठीक है, हम एक जॉब ओरिएंटेशन लेके चलते हैं एजुकेशन के, लेकिन अल्टीमेटली तो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है उसको एनहांस करती है। और जब वो बच्चा किसी एक फील्ड में जाता है तब उसे पता चलता है कि नहीं ये फील्ड नहीं, इसका ये पार्ट है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, या मुझे इसमें अच्छा लग रहा है, तो बाद में वो उसी में डेवलप कर लेता है। तो इसको जजमेंटल अगर हम हो जाते हैं शुरुआत में और स्ट्रेस देते हैं तो ये चीजें होती है। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सर मैं आपके माध्यम से ना पेरेंट्स से एक बात और साझा, जो मैंने आप में देखी है, आप उस पॉइंट को पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बच्चों की ना तो अत्यधिक तारीफ और ना अत्यधिक बुराई पब्लिकली नहीं करते। Correct. क्योंकि आपका बच्चा आपके शब्दों को बहुत वैल्यू देता है, और आपको बस यही नहीं पता होता है। वो ये मानता है कि अगर इन्होंने कहा कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, तो वो ओवर एंजाइटी में चला गया कि मुझे अब अच्छा ही रहना है, मुझे गुड बॉय गुड गर्ल बन के रहना है, जिसको कहते हैं पापा की परी, पापा का राजा, पापा का बेटा। वो जो चीज है ना, वो उसको बहुत नुकसान पहुंचाती है। और दूसरी तरफ आप जब उसके साथ बहुत नेगेटिव होते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, अरे छोड़ दे तेरे से नहीं हो पाएगा, अरे तो ये नहीं कर पाएगा, ये बहुत करते हैं, ये बहुत करते हैं, ऐसा नहीं करते। ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स हैं। यानी कि अगर लिटमस पत्र लगा दिया जाए तो -7 और +7, ये उस तरह की चीजें हैं। हमको न्यूट्रल रहना है, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। मैं आपसे ये चीजें नोटिस करता हूं और मैं खुद अपनी पेरेंटिंग में लागू करता हूं, लेकिन आप उस पॉइंट को बोल नहीं पा रहे क्योंकि आपको आपकी अच्छाइयां बतानी पड़ रही हैं। सर हमें बहुत मजा आ रहा है और हमें मन कर रहा है कि आपसे बातें यूं ही चलती रहें, लेकिन हम आपसे पुनः एक समय और मांगेंगे जब आप विस्तार से कभी चर्चा के लिए उपलब्ध हो। अभी आपके पास समय अभाव में हम आज के सेशन को आपकी इजाजत से यहीं रोकना चाहेंगे और इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर आएंगे जब आपके पास पूर्ण समय होगा। आज के लिए समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें सर। थैंक यू थैंक यू दोस्तों, आप सबने इतना समय हमें दिया और जिस तरह से आपका प्यार हमारे साथ बना हुआ है, निश्चित ही अंकित विल डेफिनेटली इंस्पायर्स इंडिया। थैंक यू सो मच। अगर सेशन पसंद आया हो तो अपने सभी साथियों से जिनको लगता है कि इसकी जरूरत है, हो सकता है कि वो ड्रग के एडिक्शन में हो सकता है वो स्ट्रेस में हो सकता है वो जॉब एंजाइटी में हो सकता है पेरेंटिंग लॉस हो सकता है एग्जाम की परेशान हो सकता है स्किल डेवलपमेंट के लिए। हमने बहुत सारे डोमेन आज के सेशन में कवर किए हैं। आपको जो नीडी लगे उसे जरूर साझा करिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच।